हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसका हमें सेक्शन 7.2 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक जगह का क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है, कैसे उसका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ ली अबाउट द वेदर, ना कि वेदर क्या होता है और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हम उसको मेजर करते हैं और उस जगह का वेदर बताते हैं, है ना। नाउ 7.2 में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट जो हम लोग रोज़ डे टू डे वेदर मेजर करते हैं, ये प्रिजर्व किया जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है बहुत सेवरल डिकेड्स, यानी हर 10 साल, डिकेड्स इज 10 ईयर्स। सो ऐसे बहुत टाइम का ये रिकॉर्ड रहता है, एवरीडे रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी फाइल्स रखी जाती हैं मेंटेन करके, और ऐसे 10-10 सालों का पूरा वेदर स्टडी करते हैं। और ये जो पैटर्न फिर दिखाई देता है कि समर्स में देखो ये टेम्परेचर जा रहा है हाईएस्ट, फिर लोएस्ट जा रहा है, फिर विंटर्स में ये हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब ठंड ज़्यादा है, कब ठंड कम है। तो ये सारी चीज़ें एक पैटर्न फॉलो करती, बारिश कब से स्टार्ट हुई, कब स्टॉप हो गई, कब सबसे ज़्यादा रेनफॉल था, कौन से डेज़ में ज़्यादा था, कौन से मंथ में कम हो गया था। तो यही सारे जो डिटेल्स हैं एक फिक्स्ड पैटर्न बनाते हैं, है ना। इस साल ऐसा हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर कैसा हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर कैसा हो रहा है, टेम्परेचर में क्या वेरिएशंस है। तो ये सारी चीज़ें ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम स्टडी करते हैं तो ये बनाता है एक क्लाइमेट को। से 25 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट, यानी 25 साल का जब हम एक पूरा स्टडी बना रहे हैं वेदर की, डे टू डे वेदर की, तो इनको जब हम स्टडी करेंगे 25 साल का कंपैरेटिव हम पूरा स्टडी करते हैं, तो उससे हमें किसी भी जगह का क्लाइमेट पता चलता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत ठंडा होगा, कश्मीर तो बहुत ठंडा है। कैसे हमें पता है? क्योंकि हमने उनका 25 साल का रिकॉर्ड देखा हुआ है कि इस मंथ में वहाँ पे स्नो वो होती है, स्नोफॉल होता है, और इस मंथ्स में फ्लावरिंग सीज़न होता है। तो ये हमें पता है क्योंकि हमने उसका क्लाइमेट हमें पता है। सो वी कैन से दैट कि दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, जो भी टेम्परेचर है वो सारे हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखो, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का और तिरुवनंतपुरम केरला का टेबल 7.2 7.3 में मंथली रिकॉर्ड बना हुआ है। एंड दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, है ना, कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था, उस मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था, ये मीन निकाला गया है ना। एवरेज जैसे हम निकालते हैं ना, वैसे मीन निकाला गया है। मीन ऑफ द जनवरी में कितना था डेली मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, रेनफॉल कितना था जनवरी में। तो ये हर मंथ का उन्होंने बनाया हुआ है, वैसे ही तिरुवनंतपुरम के हर मंथ का बनाया हुआ है। देखो, कश्मीर में मिनिमम टेम्परेचर गया है जनवरी में -2.3 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर गया है जनवरी का 4.7 डिग्री सेल्सियस। वहीं हम जनवरी का अगर तिरुवनंतपुरम का देख रहे हैं जनवरी में, तो मिनिमम टेम्परेचर है 22.2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम गया है 31.5। तो आप देख रहे हो कितना वेरिएशन है, कहाँ -2 और कहाँ 22.2। सो इतना वेरिएशन हमें दिखाई देता है। सिमिलरली अगर अभी हम अगस्त चल रहा है तो अगस्त का मंथ देख लो, अगस्त के मंथ में जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर है 17.5, दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम है 29.7। ऐसे ही हम अगर बात करें अगस्त में तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ पे 23.2 एंड 29.4। सो दिस इज़ द टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा देखो, तिरुवनंतपुरम आपको पता है एकदम सी शोर से लगा हुआ है, सी उसमें इट इज़ नियर टू द सी, कोस्टल एरिया में आता है। तो इसमें रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है। आप देख रहे हो 31, मैक्सिमम 32 गया है, फिर 30, 20, 31, ये दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम भी 22 अराउंड है, 22 से नीचे गया ही नहीं है ना। फिर 24 बढ़ रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है मिनिमम टेम्परेचर भी। तो 22 से लेके 32 इज़ द रेंज कह सकते हैं हम। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम टेम्परेचर रेंज देखें तो ये देखो दिसंबर में हो जाती है -1.6, तो ये -1.6 से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज तक जा रहा है। सो दिस इज़ द वेरिएशन, यानी -1.6
6 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इतना वेरिएशन है। यहाँ पे सिर्फ 10 डिग्रीज़ का और यहाँ पे पूरे 30 डिग्रीज़ का वेरिएशन आ रहा है। सो दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कि एक जगह जो कि सी एरिया से दूर है वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, और जो कि कोस्टल एरिया है, सी से लगा हुआ प्लेस है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कम है। ठीक है, यही हमने देख लिया। नाउ दिस आपका जो सिमिलरली द डेटा ऑफ वेस्टर्न रीजन, ये तो हमने यहाँ का पढ़ लिया जम्मू एंड कश्मीर का। Similarly, data of western region of India, for example Rajasthan, will show that temperature is high during the most of part of the year, but during the winter it lasts only a few months. Temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is typical desert climate. हमारा राजस्थान क्या है, एक डेजर्ट प्लेस है ना, पूरा डेजर्ट है वहाँ पे। तो डेजर्ट में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है ना। तो हम देखते हैं कि विंटर्स वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। विंटर्स हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग द विंटर्स विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, बहुत ही कम मंथ्स के लिए यहाँ पे विंटर होता है, और जिससे वहाँ पे टेम्परेचर बाकी मंथ्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है डे में। और इस टाइप के एटमॉस्फेयर को हॉट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट यानी असम, मेघालय, मणिपुर, ये जो प्लेसेस हैं रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। यहाँ का क्लाइमेट वेट होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। नाउ सेक्शन 7.3 क्लाइमेट एंड द अडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्लाइमेट का सभी ऑर्गेनिज्म पे फ़र्क पड़ता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, है ना, कि क्लाइमेट हमारे डे टू डे लाइफ से लेकर हर चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ कैसी है, वहाँ के प्लांट्स कैसे लगे हुए हैं, ये हर चीज़ पे वहाँ के क्लाइमेट का, उस जगह के क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको हम पता है कि डेजर्ट में तो प्लांट्स होते नहीं क्योंकि वहाँ पर वाटर ही नहीं है, तो इसी क्योंकि रेनफॉल तो क्लाइमेट का एक पार्ट हुआ। तो दिस इज़ हाउ ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, वेदर अफेक्ट करता है हमारी डे टू डे लाइफ को। वी ऑल नो दैट कंट्रीज़, ये तो हमारे कंट्री की बात हुई, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी, फॉर एग्जांपल इन कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये क्या है, दीज रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है। अब इन पोल्स में क्या होता है, सनरेज अच्छे से नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पे ठंड रहती है बहुत। इसी तरह से कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। इन प्लेसेस में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेन अच्छा होता है, सनरेज अच्छे से पहुँच, फॉरेस्ट है मतलब वहाँ की क्लाइमेटिक वाटरफॉल अच्छा होगा एंड ऑल्सो सन भी अच्छे से पहुँच पाएगा, तभी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे, फूड बना पाएंगे। सो इन दीज एरिया यहाँ पे सारे सीजन्स आपको देखने मिलेंगे, समर्स, रेनी सीजन एंड विंटर्स। बट इन अबव पोलर रीजन की कंडीशन में आपको सिर्फ ठंड रहती है वहाँ पे और कुछ नहीं रहता। इट इज़ कवर्ड विद आइस, सो देयर इज़ नो प्लांटेशन, नो वेजिटेशन, कोई प्लांट्स नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। एनिमल्स का भी नंबर बहुत कम है, इसलिए सिर्फ 1-2 टाइप के ये हम आगे पढ़ते हैं पोलर रीजन का क्लाइमेट और वहाँ के लाइफस्टाइल कैसी होती है। देखो यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट, द पोलर रीजन। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है क्योंकि ये आइस से कवर्ड होता है। द रीजन कवर्ड विद स्नो, इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। यानी सन तो उगता ही नहीं है, और अगर एक बार उगा है तो 6-6 महीने तक सन सेट भी नहीं होता है। तो वहाँ का क्लाइमेट सोचो कैसा होगा कि एक तो या तो फिर धूप ही है या तो फिर बिल्कुल 6 महीने तक सन ही नहीं है। सो पोलर रीजन का टेम्परेचर
जो है विंटर्स में -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और लेकिन वहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं वो इस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो इस कंडीशन को ईजीली इस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब तो देखो फर्स्ट कौन सा एनिमल मिलता है वहाँ पे, फर्स्ट एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया हो, दैट इज़ अबाउट पोलर बियर्स। इनकी पोलर बियर कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। इनके जो भालू होते हैं इनकी वाइट कलर का फर होता है इनकी स्किन पे, इनके बॉडी के ऊपर, और ये 2 लेयर का होता है, ठीक है। और ये वाइट कलर का होने से वाइट स्नो भी है वहाँ पे, इसलिए इनको कोई पकड़ के इनको भी नहीं मार सकता, प्रेडेटर्स इनको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही अगर इनको किसी को पकड़ के खाना है तो ये धीरे से जाके, मतलब वो भी नहीं पहचान पाएगा कि यहाँ पे पोलर बियर आ रहा है, तो इनको भी खाना मिलना के लिए ईजी हो जाता है। ऐसे ही वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो फर है उनके पास डबल लेयर का, उसके बाद इनके स्किन के अंदर में एक फ़ैट की लेयर होती है। ये फ़ैट की लेयर इनको ठंड से बचाती है और इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर क्या होता है, एक मतलब बाहर अगर ठंड है तो वो हीट अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगा और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा। ये होता है इंसुलेशन का काम। सो इस तरह से इंसुलेटर वर्क करता है। और वो धीरे धीरे चलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है, वो धीरे धीरे चलते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी हीट, बॉडी के जो फैट्स हैं वो ज़्यादा यूज्ड अप नहीं हो जाता है ना, इसलिए वो अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं जो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करती है। इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम रहती हैं, लेकिन जैसे ही समर्स थोड़े से स्टार्ट होते हैं, यानी सन जब रहता है वहाँ पे, ये तो विंटर्स की बात हुई, अगर समर्स हैं तो पोलर बियर एक्टिव हो जाते हैं, फिर उस टाइम वो स्विमिंग करते हैं तो, और वो दे आर गुड स्विमर्स। उनके जो हाथ के वो रहते हैं, पंजे रहते हैं, वो बहुत ब्रॉड रहते हैं, चौड़े चौड़े रहते हैं, इससे वो स्विमिंग भी अच्छे से कर पाते हैं और स्नो पे चलने के लिए भी उन्हें आसानी से वो स्नो को भी कैच कर सकते हैं, चल सकते हैं स्नो पे। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long durations. और ये बहुत लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इनको फूड का स्मेल भी बहुत जल्दी आता है और इसलिए वो आसानी से अपना फूड को पकड़ सकते हैं। अब देखो अडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर जितनी है ना, ये यहाँ पे दी हुई हैं। ये फिगर है 7.3। 10 ये पूरे अडाप्टेशंस हैं। यही जो हमने डिस्कस किया, यही एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट अडाप्टेशन देखो, वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड, ठीक है, ये इसका एक अडाप्टेशन है। ये क्योंकि ये विजिबल नहीं है इसलिए ये अपने प्रेडेटर्स से बचा रहता है, लेकिन अगर इसको किसी को अपने प्रे को कैच करना है तो इट कैन ऑल्सो it is also helpful in that. Now it has very strong sense of smells उसकी strong sense होती है, जैसे डॉगीज़ में होती है ना, वैसे इनमें भी strong smell की सेंस होती है। तो अगर कहीं फूड है उनका, कहीं कुछ है, तो उसकी स्मेल से पहचान जाते हैं। तो अगर कुछ उनके लिए डेंजर भी उनको फील होता है तो दे आर अलर्ट, उनको समझ में आ जाता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रे है जहाँ पे उनका फूड कहीं अवेलेबल है तो उसको भी वो स्मेल करके अपना फूड खा सकते हैं। सो दीज आर द एडाप्टेशन जो हमने डिस्कस किए, वही बस पॉइंट वाइज दिया हुआ है। अनदर वेल नोन एनिमल इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। नाउ द सेकेंड एनिमल इज़ द पेंगुइन। पेंगुइन का देखो फोटो दिया हुआ है, आप सबने पेंगुइन टीवी पे तो देखा होगा। इसका कैसा होता है कि सामने से तो उसका एक पार्ट वाइट कलर का होता है, लेकिन जो उसकी बैक होती है, पीठ होती है, ये ब्लैक कलर की होती है। इनकी भी स्किन थिक होती है और बहुत सारी फ़ैट की लेयर इनकी भी स्किन के अंदर होती है जो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करती है और उनको वार्म रखती है। और ये सब ग्रुप्स में रहते हैं, ये ऐसे अकेले नहीं रहते, ये ग्रुप्स में रहते हैं, जो इनको ग्रुप में रहने से भी इनको सेफ्टी भी मिलती है और प्रोटेक्टेड भी रहते हैं और ठंड से भी वो एक दूसरे को बचा सकते हैं। ये भी अच्छे स्विमर्स होते हैं पोलर बियर की तरह ही। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे फ़िश की बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, वैसे ही स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है और इनके हाथ भी वेब्ड होते हैं, फीट। और कौन से एनिमल्स रहते हैं इन पोलर रीजन?
जैसे अलग टाइप मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस यहाँ पे मिलती हैं। मस्क होता है, ऑक्सन होता है, रेनडियर्स होते हैं, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स। ये एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं पोलर रीजन्स में। अब जो बर्ड्स यहाँ के रहते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ जाती है, जब यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है तो वो किसी वार्म जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे बर्ड्स तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड का क्लाइमेट उनसे जब सहन नहीं होता है तो वो किसी वार्म जगह पे चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। तो इस टाइप के बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। वो माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं इन वार्मर रीजन्स इन विंटर्स। ठीक है, दे कम बैक आफ्टर विंटर। जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो वो वापस अपने जगह पे आ जाते हैं, इन पोलर रीजन्स में आ जाते हैं। इंडिया में भी ऐसे बर्ड्स आते हैं, इन कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ये बर्ड्स आते हैं। यहाँ पे कौन से आते हैं, साइबेरियन क्रेन आता है फ्रॉम साइबेरिया, एंड places like भरतपुर in राजस्थान and सुल्तानपुर in हरियाणा and some wetland of north east। इन जगहों पे यहाँ ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से। देखो माइग्रेटरी बर्ड्स का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये 15,000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को भी ट्रैवल करके वो इतनी दूर से उड़ के आ सकते हैं और आते हैं। ते जनरली वो बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं। वेयर द विंड फ्लो हेल्प एंड कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो जब ये इतने देर तक बहुत टाइम भी लगता होगा, जब 15,000 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना है तो उस टाइम जब ये ऊपर के लेयर में, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर के हाइट पे जब ये फ्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो एयर है वो उनको हेल्प करती है, एयर के डायरेक्शन में ये फ़्लो करते हैं, और ऐसे ही टेम्परेचर वहाँ का कम होता है, जिससे उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है कंटिन्यूसली ऐसे उड़ने में। आप भी देखो, कभी आप रनिंग करते हो, ज़्यादा टाइम के लिए आप रन कर रहे हो तो आपको गर्म होने लगता है। तो वैसे ही जब ये ज़्यादा देर के लिए फ्लाई करके आते हैं तो इनको भी गर्म होने लगता है, जिससे तो इनको जब ये हाई टेम्परेचर पे फ्लाई करते हैं तो वहाँ का ठंडा एटमॉस्फेयर और हवा जो है वो उनको हेल्प करती है टू फ्लाई। और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, कुछ मैमल्स भी होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस और इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, मतलब ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा अच्छे क्लाइमेट के लिए, जहाँ पे उनको सारी फूड फैसिलिटीज़ और अच्छा टेम्परेचर और सब पानी वानी की इजीली अवेलेबिलिटी मिले, इसलिए वहाँ बहुत सारी फिशेस और इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं सीजनली। सेकेंड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली इज़ अ हॉट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, जब बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। ड्यूरिंग समर्स यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है 40 से ऊपर। डेज़ एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे डेज़ और नाइट का टाइम सेम होता है, 12-12 घंटे का यहाँ पे टाइम होता है। दीज रीजन सेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, तो यहाँ पे बारिश बहुत होने से क्या है, फॉरेस्ट अच्छे से ग्रो होते हैं। The tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे होते हैं, वेस्ट साइड ऑफ जो हमारा कोस्टल रीजन है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, वहाँ पे हमें ये रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। असम इन इंडिया, सदर्न साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ continuous warmth and rain, this region supports a wide variety of plants और animals। क्योंकि यहाँ पे रेन अच्छा होता है इसलिए, और फिर इसलिए यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स हैं तो एनिमल्स को भी वहाँ पे फूड अवेलेबल है, रहने के लिए शेल्टर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं देखने को। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स The major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects। So यहाँ पे बहुत सारे आपको टाइप ऑफ एनिमल्स मिल जाएंगे, बहुत टाइप ऑफ बर्ड्स मिलेंगे अलग अलग कलर के,
बहुत सारी वैरायटी के। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलती हैं और यहाँ की कंडीशंस जो हैं वो इन एनिमल्स के लिविंग को सपोर्ट करती हैं ताकि वो रह पाए, उनको प्रॉपर फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है ना, पानी इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पे एनिमल्स आराम से रह सकते हैं। सिंस द numbers are large, there is intense competition of food and shelter. Many animals adapt to living on the trees. कुछ animals इसमें trees पे रहते हैं. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet. It helps it climb trees on which it lives. जो रेड-आइड फ्रॉग है, इनमें इनके जो पैर हैं इनमें स्टिकी होते हैं इनके पैर, जिससे वो ट्रीज़ में चढ़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मंकीज़ की लॉन्ग टेल होती है जिससे वो ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं, और हैंड्स और फीट भी उनके लंबे होते हैं ताकि वो इजीली उन ब्रांचेस को होल्ड कर सके और वहाँ पे चढ़ सके और एक ट्री से दूसरे ट्री पे जा सकें। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि फूड वहाँ पे बहुत है लेकिन एनिमल्स का भी नंबर बढ़ जाता है, तो एनिमल्स का नंबर बढ़ जाता है तो कंपटीशन फॉर फूड हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ फूड तो अवेलेबल है लेकिन नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा है, तो आपको वो फूड के लिए थोड़ा कंपटीशन हो जाता है कि आपको सबको उतनी अच्छी क्वांटिटी में फूड अवेलेबल शायद ना हो पाए, तो इसलिए उन लोग अपने आप को और ज़्यादा अडाप्ट करते हैं उन कंडीशंस में। जैसे अब सभी एनिमल्स तो प्लांट पे चढ़ के ऊपर जाके फ्रूट्स नहीं खा सकते, लेकिन मंकीज़ अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किया हो कि वो प्लांट्स के सबसे ऊपर जाके भी फ्रूट्स खा के आराम से रह सकते हैं, बर्ड्स की तरह, है ना। बर्ड्स भी जाके टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जितने फ्रूट्स हैं वो आराम से खा सकते हैं, तो ऐसे ही सब एनिमल्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है टू गेट द फूड। इसमें एक एग्जांपल है बर्ड टॉकन। ये एक टॉकन बर्ड होता है विच बजेस, इनकी जो बीक होती है, इनका मुंह होता है वो लॉन्ग होता है और बड़ा होता है। इससे क्या होता है, ये फ्रूट्स तो खा सकते हैं, ब्रांचेस आराम से ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं ना। छोटा सा मुंह रहता तो अच्छे से बस वो ऐसे अच्छे से फ्रूट नहीं खा पाते हैं, लेकिन इनका क्योंकि इनकी लॉन्ग बीक होती है और ब्रॉड होता है वो बीक, इससे वो अच्छे से वो फूड खा सकते हैं। इनका साइज़ भी बड़ा होता है कंपेरेटिव टू अदर बर्ड्स। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin colors which help them to camouflage. अच्छा, camouflage क्या होता है? camouflage करना वो होता है जब एनिमल्स, जैसे आपने देखा है कि गिलहरी का कलर किस कलर की होती है। गिलहरी का कलर वैसे ही होता है कि वो ट्री के स्टेम की तरह दिखती है। जब वो गिलहरी वो किसी ट्री पे रहती है तो ऐसा लगता है, पता नहीं चलता है, तुरंत ऐसे दूर से देखो तो लगता है ट्री है, वहाँ पे गिलहरी है, अपन पहचान भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि वो कैमोफ्लेज होती है, यानी वो उसका स्किन का कलर और ट्री का कलर सेम होता है। ये एक तरह से कैमोफ्लेज होता है। ये हमारे आर्मी के लोग भी करते हैं। आपने आर्मी की यूनिफॉर्म देखी है, वो ऐसी ग्रीन रहती है और थोड़ी सी उसमें ऐसे येलोइश क्रीम कलर का और ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि अगर वो कहीं जंगल में है तो भी उनका ग्रीन और वो क्रीम कलर से ऐसे लगे कि जंगल में वो तुरंत दिखाई ना दे, कैमोफ्लेज हो जाए। इस तरह से वो उनकी ड्रेस होती है। ऐसे देखो, एक और एग्जांपल दिया है, लॉन्ग टेल मकाओ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप। ये लॉन्ग टेल जो मकाओ होता है, ये देखो टोकन का पिक्चर दिया हुआ है और लॉन्ग टेल मकाओ का भी पिक्चर दिया हुआ है। इसकी देखो बीक कितनी बड़ी है, और ये एक बर्ड भी, इसका बॉडी का साइज़ भी बर्ड के बड़ा होता है। ऐसे ही जो लॉन्ग टेल मकाओ है lives in the rainforest of Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver and white mane. अब आपने देखा होगा, ये इसका जो फेस के आजू बाजू आपको पिक्चर में दिख रहा है, सिल्वर और वाइट कलर का उसके फेस के आजू बाजू जो रहता है फर, जो उसकी स्किन रहती है वो वाइट कलर का होता है, तो उसको हम मेन बोलते हैं।
which surrounds the head from the cheeks down its chin. It is a good climber and spend a major part of its life on trees. ये बहुत इजीली गुड क्लाइंबर है, यानी वो पेड़ पे फटाफट चढ़ जाता है और ये अपनी लाइफ ट्रीज़ पे ही स्पेंड करता है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. ये मोस्टली फ्रूट्स खाता है. इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड बर्ड्स. इट्स ब्रेड ऐप ऑल्सो searches for insects under the bark of the trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely come down on the ground. और इसको फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि वो अच्छा क्लाइंबर है, तो वो कोई से भी ट्री पे आराम से चढ़ लेता है ना, और ऊपर वाले पार्ट में या कोई भी ट्री है तो वो चढ़ के अपना फूड उसको मिल जाता है, इसलिए ये कभी भी ग्राउंड पे नहीं आता है. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. एलिफेंट आप सभी ने देखा होगा. एलिफेंट का शेप कैसा होता है, क्या इतना ह्यूज शेप होता है, उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है ना, और उसके ऐसे बड़े बड़े दांत होते हैं, है ना, जिनको हम टस्क बोलते हैं. इट हैज़ अडेप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज. अब इसका जो इट्स ट्रंक, यानी ट्रंक यानी इसकी सूंड जो होती है, इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अब इसकी जो सूंड होती है उसको स्मेल करने के लिए नाक की तरह यूज़ करता है वो स्मेल करने के लिए, इसलिए इसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है. द ट्रंक ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड. अब वो ट्रंक का क्या, नोज़ की तरह तो उसका यूज़ हो ही रहा है, स्मेल लेने के लिए यूज़ कर ही रहा है, साथ में हाथ की तरह भी यूज़ कर रहा है वो उसको, क्योंकि वो इससे क्या करता है, फूड को भी पिक करता है. मोरोवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. अब जो आपको हाथी दांत दिखते हैं बाहर दो बड़े बड़े, ये इसके दांत हैं. ये क्या करते हैं, अब किसी भी ट्री को तोड़ना है, बड़ी ब्रांच है उसको तोड़ के खाना है अगर ट्री को, तो वो उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं. अब एलिफेंट को क्या पसंद है, बार्क ऑफ ट्रीज़, तो वो उसको तोड़ने में, ट्री के बार्क को तोड़ने में ये टस्क उसको हेल्प करते हैं. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल competition of food rather well. The large ears of elephant help to hear even very soft sounds. अब उसके जो बड़े बड़े कान हैं वो उसको सुनने में भी हेल्प करते हैं, वो आराम से एकदम कम आवाज़ में भी कोई वो मूवमेंट हो रहा है तो वो सुन सकते हैं. They also keep elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. अब उसको ठंडा रखने के भी करने का भी काम उसके ईयर्स करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब. आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी हर लाइन अच्छे से आप लोग इस चैप्टर का पढ़ो तो आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ओके, आई एम डन विद दिस चैप्टर. थैंक यू.